नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन सिंह राज, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय पतालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, बिलासपुर। आज हम बीएससी फाइनल ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड के अंतर्गत इंटरेक्शन ऑफ जीन अर्थात जीनों की अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ जीन के अंतर्गत हम उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार एवं एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, इन सभी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि आनुवंशिक के अध्ययन में यदि हम मेंडल के योगदान का वर्णन न करें तो आनुवंशिक का अध्ययन बेमानी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है और उन्होंने मेंडल्स लॉ के रूप में 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस उसे कहेंगे जब हम किसी डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर के मध्य क्रॉस कराते हैं, तब हमें F1 जनरेशन्स पे जो हाइब्रिड संकर प्राप्त होते हैं, उन हाइब्रिड संकरों में एक डोमिनेंट एलील होता है और एक रिसेसिव एलील होता है, और जो अपने आप को प्रकट कर पाता है वह डोमिनेंट होता है, और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव होता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो लक्षण प्रभावी होता है वही अपने आप को प्रकट कर पाता है। इसे ही मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। दूसरा नियम जो उन्होंने दिया था वह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का था। F1 जनरेशन्स में जो प्राप्त हाइब्रिड संकर हैं, जिसमें दोनों एलील प्रभावी और अप्रभावी उपस्थित होते हैं, यह गैमेट फॉर्मेशन के समय पृथक पृथक संततियों में बिना इनके करेक्टर में मिक्सिंग हुए संततियों में वंशागत हो जाते हैं। इसे ही मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। तीसरा नियम जो उन्होंने दिया था इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में भी F1 जनरेशन्स पे जो डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर साथ साथ होते थे, या एलिलिक जो फॉर्म जो साथ साथ हुआ करते थे, यह गैमेट फॉर्मेशन के समय यह भी सेग्रीगेशन लॉ का फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ इनमें यह प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक एलील पृथक पृथक संततियों में अलग अलग एलील के साथ मिलकर नए गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक से अधिक गैमेटिक फॉर्मेशन का यह निर्माण करते हैं। इसे ही हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और यही इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो लॉ है वह सहलग्नता पर भी लागू नहीं होता, और साथ ही साथ जो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन इंटरेक्शन, उस पर भी यह लागू नहीं होता। अर्थात इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में जो रेशियो प्राप्त होता है 9:3:3:1 का जो रेशियो 9:3:3:1 का जो हमको रेशियो प्राप्त होता है, उससे कुछ भिन्न रेशियो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में किसी प्रकार से फैक्टर को डिस्क्रिप्टिव नाम नहीं दिया था। जो करेक्टर उन्होंने उनके क्रॉस में इन्वॉल्व थे, उन्हें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर दिया। कालांतर में जब फैक्टर हाइपोथेसिस आया, तब उन्होंने बताया कि जो हेरिडेटरी फैक्टर जो उस लक्षण को प्रभावित करते थे, उनके नाम से उसे इंडिकेट करना शुरू कर दिया। जैसे किसी करेक्टर के बारे में बात करें तो वह करेक्टर यदि मान लिया जाए हम टॉल का लेते हैं, तो टॉल के लिए बाद में वैज्ञानिकों ने टॉल के लिए कैपिटल टी का इस्तेमाल करना शुरू किया, और डॉर्फ उसका जो रेसिप्रोकल या हम कहें कि विपर्यासी जो लक्षण थे उसके लिए स्मॉल टी डॉर्फ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही जैसे आनुवंशिकी का अध्ययन आगे बढ़ता चला गया, पाया गया कि किसी भी करेक्टर को एक से अधिक जीन जो हैं वो पूर्ण करते हों, एक करेक्टर के लिए अनेक जीन जो हैं उत्तरदायी होते हैं। तब उस परिस्थिति में मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस आया, और उन्होंने बताया कि किसी एक करेक्टर, जैसे किसी स्किन का जो रंग है
वह किसी जीव के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी की ब्राउन हो सकती है और किसी की त्वचा गुटी एवं किसी की वाइट हो सकती है। इस प्रकार यहाँ पर फिर से समस्या आई कि किस प्रकार से इसको इंडिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कलर के लिए सी का इस्तेमाल किया और जो ब्लैक है उसके लिए कैपिटल बी, उसको सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिया गया। जैसे ब्लैक के लिए सी बी, ब्राउन के लिए सी बी था, लेकिन इसमें जो बी था सुपर स्क्रिप्ट था उसको स्मॉल बी ले सकते थे, और अंगूठी के लिए सी ए और वाइट के लिए सी डब्ल्यू डी। इस प्रकार हम पाते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वह हमारे किसी भी अनुवांशिक अध्ययन के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। जीन इंटरेक्शन पे हम ध्यान देते हैं कि मेंडल ने जो अनुपात दिया था कैरेक्टर और जीन के मध्य, वो था 1:1। यह भी हमको ध्यान में आता है कि इंटरेक्शन ऑफ जीन के अध्ययन पे यह स्थापित नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए एक से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला पे उसकी आँखों का रंग के लिए 20 से अधिक जीन जो हैं उसकी आँखों के रंगों का निर्धारण करते हैं, वैसे ही मक्के के जो सीड कोट है उसके कलर के लिए भी 20 से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीन इंटरेक्शन किसी ट्रेट का प्रोड्यूस होना 2 या 2 से अधिक जीन्स के मध्य इंटरेक्शन के द्वारा होता है। ऐसे में कोई भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कई जीन के कंबाइन एक्शन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार की क्रिया को हम जीन इंटरेक्शन कह सकते हैं। जीन इंटरेक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम के इस पे लोकस पर इस प्रकार से मान लिया जाए, एक डोमिनेंट एलील और दूसरे गुणसूत्र पर उसका रिसेसिव एलील उपस्थित हो। साथ ही साथ दूसरे कैरेक्टर का जो एलील है उसी गुणसूत्र के सोम लोकस पर और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर उसका अप्रभावी जीन इस प्रकार से स्थित हो। तब हम कह सकते हैं कि इसमें पाया जाने वाला जो गुणसूत्र के होमोलोगस गुणसूत्र के स्पेसिफिक लोकस पर उपस्थित प्रभावी और अप्रभावी जीन, जैसे एक गुणसूत्र का बी जो प्रभावी है और दूसरे गुणसूत्र का स्मॉल बी जो प्रभावी है, उसी प्रकार कैपिटल ए और स्मॉल ए जो प्रभावी और अप्रभावी हैं, यदि इनके मध्य अर्थात कैपिटल बी और स्मॉल बी इन सभी जीन या एलील के मध्य यदि इंटरेक्शन होता हो, तब हम इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं या इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार यदि मान लिया जाए कैपिटल ए और स्मॉल बी के मध्य हो, कैपिटल बी स्मॉल ए के मध्य इंटरेक्शन हो, या स्मॉल ए और स्मॉल बी के मध्य यदि इंटरेक्शन होता हो, तब इस प्रकार के जीन इंटरेक्शन को हम इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने भी चर्चा करी। एक तो पहला है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत हम डुप्लीकेट जीन, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और लीथल जीन के साथ साथ एपिस्टेसिस का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ये सभी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। एपिस्टेसिस जो जीन इंटरेक्शन है यह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। इसी प्रकार दूसरा जो है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन इसके अंतर्गत हम कोडोमिनेंस, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और तीसरा जो है महत्वपूर्ण वो है मल्टीपल एलील। इस प्रकार हम एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन को हम जान सकते हैं, उसका अध्ययन हम करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत आता है, इसे समझने के लिए हम मिराबिलस
जलापा की एक प्रजाति के अध्ययन करेंगे। मिराबिलस जलापा की उस प्रजाति में लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प अर्थात रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के मध्य हम जब क्रॉस कराते हैं तब उसके जब गेमेटिक कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से बनते हैं और F1 जनरेशन्स पे हमें पिंक फ्लावर प्राप्त होते हैं। जब हम देखते हैं कि यह पैतृक से भिन्न प्रकार की कैरेक्टर वाले संतति जो हाइब्रिड हमें प्राप्त होते हैं, तब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है उसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जब एक जीन के दोनों एलील में डोमिनेंट एवं रिसेसिव संबंध नहीं होता है, अर्थात दोनों बराबर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तब हमें पैतृक से भिन्न कैरेक्टर जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तब हमें इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में जानते हैं। जब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट सामने आया तो बहुत से जेनेटिस्ट जो हैं उन्होंने यह संभावना व्यक्त की कि हो ना हो रेड और वाइट जो फ्लावर हैं उनके जो कैरेक्टर है वो मिक्स हो जा रहे हैं, जो मेंडल लॉ के सेग्रीगेशन के विपरीत था। किंतु जब इस हाइब्रिड पिंक फ्लावर को F2 जनरेशन्स पे पुनः इनका क्रॉस कराया गया इन पिंक फ्लावर के मध्य में, तब यहाँ पर क्रॉस के दौरान जो प्राप्त हुआ वह इस प्रकार थे। एक तो पहला पैतृक जो होमोजाइगस हैं वो प्राप्त हुए, होमोजाइगस रेड प्राप्त हुए, और दो जो हैं हेटेरोजाइगस पिंक प्राप्त हुए, और चौथा जो था वह होमोजाइगस वाइट प्राप्त हुए। इस प्रकार यहाँ पे देखा गया कि F2 जनरेशन्स पे ज़्यादा संख्या पे जो F1 जनरेशन्स पे जो प्राप्त हुए थे पिंक फ्लावर वह प्राप्त हुए, किंतु यहाँ पर जो पैतृक संयोग था वह भी पृथक पृथक रूप से यहाँ पर प्राप्त हुए। इस प्रकार कह सकते हैं कि F1 जनरेशन्स पे यहाँ पर कैरेक्टर में किसी भी प्रकार से मिक्सिंग नहीं हुई थी और यह स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो रहे थे। इसमें इन फ्लावर पे जो रेशियो प्राप्त हुआ रेड 1 प्राप्त हुए, दूसरा जो पिंक जो थे उनका जो अनुपात था वह 2 मिला, 2 की संख्या में हमें प्राप्त हुए, और जो वाइट पुष्प थे वह हमको 1 की संख्या में प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो 1:2:1 में हमको प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस हम किसे कहेंगे? को अर्थात सह, डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता अर्थात सप्रभाविता जिसे हम कहेंगे। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब किसी युग्मविकल्पी के जीन एक दूसरे के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव न होकर F1 हाइब्रिड में दोनों कंट्रास्टिंग पेयर समान रूप से एक्सप्रेस होते हों तो उस घटना को हम कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। कोडोमिनेंस को हम किसी इंडिविजुअल के कोट कलर से, मतलब उसकी त्वचा के रंगों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक एनिमल के कोट कलर को लेते हैं जिसका कलर जो है वाइट हो, दूसरा जो है उसका जो कोट कलर है वह ब्राउन हो। इनके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो यह गेमेटिक फॉर्मेशन इस प्रकार से बनता है और उस पे F1 जनरेशन्स पे हमको रोवन कलर के हमको प्राप्त होते हैं, अर्थात वाइट और ब्राउन दोनों ही साथ साथ यहाँ पर प्रकट हो रहे हों, और उसका गेमेटिक कॉम्बिनेशन भी वैसा ही था, हेटेरोजाइगस था। जब हम ध्यान देते हैं कि यह जो कोडोमिनेंस है दोनों के लक्षण मिक्स ना होकर दोनों के दोनों साथ साथ F1 पर जनरेशन्स में प्रकट हो रहे हों, तब इस प्रकार की घटना को हम सप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। किंतु जब इसे हम F2 जनरेशन्स पे
पुनः इसको रोअन जो प्राप्त हुए थे हाइब्रिड, इनके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तब क्रॉस कराने के फलस्वरूप F2 जनरेशन्स में हमें सबसे पहले जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वाइट का वह प्राप्त होता है। दूसरा हमको प्राप्त होता है कि F1 जनरेशन्स पे जो हाइब्रिड रोअन प्राप्त हुए थे वह प्राप्त होते हैं। तीसरा भी हमें रोअन ही प्राप्त होता है। और चौथा जो है पैतृक संयोग में से जो रिसेसिव थे, जो रिसेसिव ना होकर जो दूसरा करेक्टर था जिसे हम कह रहे थे ब्राउन, वह प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाइट जो पैतृक संयोग था वह भी प्राप्त होता है और ब्राउन जो पैतृक संयोग था वह भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 2 रोअन हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि F2 जनरेशन्स पे जो पैतृक संयोग जो हाइब्रिड F1 पे जो बना हुआ था, या हम कहें कि F1 पे जो हाइब्रिड संयोग रोअन बना हुआ था जिसमें दोनों एलील उपस्थित थे, और यही उपस्थिति गैमीट फॉर्मेशन के समय ये एलील जो है पृथक पृथक संततियों में वंशानुगत हो गए। अर्थात यहाँ पर भी पृथक्करण का नियम लागू हुआ और साथ ही साथ ये एलील जो है पृथक पृथक संततियों में यहाँ वंशानुगत हो पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लक्षणों में किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं हुई, और यहाँ पर भी कोडोमिनेंस पे हम पाते हैं कि जो वाइट हैं वो 1 प्राप्त हुए और रोअन जो है 2 प्राप्त हुए और ब्राउन जो है 1 की संख्या में प्राप्त हुए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुए वो हमें 1:2:1 की संख्या में हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जो यह भी हम देखें कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 से भिन्न था, लेकिन इसका जो फिनोटिपिक था वह 1:2:1 के समान था, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो जो है वह भिन्न दिखे यहाँ पे। साथ ही साथ हम यह पाते हैं कि कोडोमिनेंस में भी 1:2:1 का रेशियो दिख रहा था, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:2:1 के रेशियो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहे थे। दोनों में समान रेशियो हमें प्राप्त हो रहे थे। तो इसमें भिन्नताएं क्या थीं? तो हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन्स पे दोनों डोमिनेंस और रिसेसिव एक साथ प्रकट तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों के लक्षण पे हमको भिन्न लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। मतलब पैतृक से भिन्न प्रकार के लक्षण, नए कलर हमें वहाँ प्राप्त हो रहे थे। जबकि कोडोमिनेंस में दोनों पैतृक संयोग साथ साथ एक्सप्रेस हो रहे थे। साथ साथ एक्सप्रेस होना और वहाँ पर दोनों का मिक्सिंग, एक नया करेक्टर बनना, यह दोनों पे भिन्नताएं थीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन, बिहेवियर ऑफ जीन। तो यहाँ पर हमको इंटरेक्शन ऑफ जीन के माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल में उपस्थित जीन जो किसी विशेष करेक्टर को कैरी करते हों, उनके मध्य किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, यह हमें जानने पे आसानी होती है कि किसी भी एक करेक्टर को कितने प्रकार के जीन आपस में इंटरेक्शन करके उसको प्रोड्यूस कर रहे हों, यह जान सकते हैं। दूसरा है कि हमें मेंडल्स लॉ के डेविएशन, मेंडल्स ने जो नियम प्रतिपादित किए थे उससे भिन्न प्रकार के अनुपात जो प्राप्त होते हैं वह हमें यहाँ जानने पे आसानी होती है। आशा करता हूँ आपको इंटरेक्शन ऑफ जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।